यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे वीडियो चल रहे थे, पार्ट चल रहे थे, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट आ चुके हैं। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस थर्ड पार्ट में किस किन चीज़ों को मतलब किन किन टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा हुआ थर्ड पार्ट में हम 2 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और हमने सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर अप कर लिया था। ठीक है, और आज हमारा जो था थर्ड पार्ट है वो हम उसमें उद्योग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा सेकंड लास्ट है व्यापार क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ से जो क्वेश्चन आने के जो चांसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको टेक कर लेना। ठीक है, और इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि 6 नंबर के चांसेस होते हैं आने के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले मैं समझना औद्योगिक क्षेत्र के पतन के क्या कारण है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट भी कर सकते हैं कि हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण है। ठीक है, तो समझना कि औद्योगिक क्षेत्र फिर हस्तशिल्प मतलब हमारे जगत स्वतंत्रता के दौरान देखा जाए कि हमारा जो उद्योग था खत्म कैसे हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन जब आए थे उससे पहले हमारे भारत में हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो निर्मित चीजें होती थी, जो डिजाइन वगैरह की जाती थी, वो उद्योग काफी फेमस था। मतलब उसका इतने बड़े स्तर पर कि विश्व में भी हमारे भारत में क्या होता है, तो भारत में बहुत ही बड़ा योगदान था कि भारत में इस चीज का उद्योग चलता है। ठीक है, तो अचानक से ब्रिटिश सरकार आई, फिर हमारा उद्योग पतन कैसे हो गया, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके वजह से हमारे जो हस्तशिल्प की जो हस्तशिल्प द्वारा जो निर्मित वस्तु होती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ठीक है, तो हमें देखना है। तो पहला कारण हमें यहाँ पर आ रहा है राज्य में विभेद मूलक टटकर नीति। ठीक है, समझना ध्यान से, काफी अच्छा पॉइंट और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो राज्य में विभेद मूलक टटकर नीति ये क्या थी, मैंने ब्रिटिश सरकार की प्लानिंग थी। क्या थी? ब्रिटिश सरकार की प्लानिंग थी। ठीक है, अब राज्य में विभेद मूलक टटकर नीति उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा नीति बनाया था जो काफी भेदभाव वाली थी। ठीक है, भारत के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसी नीति बनाई थी जो काफी भेदभाव वाली थी। ठीक है, तो जब भारत में क्या होता है कि मतलब जब भारत में औद्योगिक पतन की शुरुआत हुई थी तो उसी दौरान देखा गया था कि जो ब्रिटेन का कंट्री वहां पर क्या था कि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति आ गई थी वहां पर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत जो था वो कहीं न कहीं कि भारत ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा था कि भारत में ठीक है, भारत से अगर कोई भी वस्तु का मतलब मींस कि कच्चा माल अगर ब्रिटेन जाता है, ठीक है, तो ब्रिटेन द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर वहां से मतलब ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन से अगर कोई निर्मित वस्तु बनकर भारत के अंतर्गत आती है तो ब्रिटेन उसके कोई टैक्स नहीं देगा। ठीक है, अब समझना आप लोग कि हमारा जो कच्चा पदार्थ होता है वो महंगा होता है या फिर आपका निर्मित वस्तु। तो कहने का मतलब सिंपल से है कि जो हमारे कच्चे पदार्थ होते थे जो कृषि क्षेत्र से आते थे वो काफी सस्ता पड़ता, मतलब हमारा जो भारत का नुकसान होता था। तो वो कहने की कम पैसे से वहां ब्रिटेन के लोग खरीद लेते थे और वो क्या करते थे वहां से उसी का रिसाइकल उसका यूज करके, ठीक है, वो निर्मित वस्तु बनाकर हमें ज्यादा प्राइस पर बेच देते। तो ये कहने की उनकी सोची साजिश क्या थी, मतलब एक साजिश रची गई थी कि जिसके द्वारा क्या की और उसी का क्या नाम दिया था, राज्य में विभेद मूलक टटका नीति। अब इससे हुआ क्या कि उनकी वस्तुओं का धीरे धीरे जो भारत में मतलब उनकी वस्तुओं का जो मार्केट था वो धीरे धीरे भारत के मार्केट के मतलब भारत का जो मार्केट था उसको उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो इसी में यही कहा गया था राज्य में विभेद मतलब एक नीति बनाई गई थी। मतलब देखो सिंपल सा भैया कि आपको अगर कच्चा माल भेज रहे हो तो आपको कोई वहां से आप कोई पैसा नहीं ले सकते हो, प्लस अगर आप वहां से कोई दूसरा अगर आ रहा है आपके यहाँ पर माल बेचने का, आप उससे पैसा वसूल नहीं सकते। मतलब अगर देखें चारों तरफ से कहेंगे इसमें भारत का काफी लॉस हुआ था। ठीक है, दूसरा कारण क्या है जो जिससे कि हस्तशिल्प खत्म हो गई थी, दूसरा है हमारा राज दरबारों का लोप होना। मींस राज दरबारों का लोप होने का मतलब कि जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा कभी हिस्ट्री वगैरह में, तो भारत जो था वो क्या होता है कि भारत में बहुत से राजा महाराजा सम्राट वगैरह जैसे औरंगजेब हो गया आपके, ठीक है, या फिर अकबर वगैरह हो गए, बहुत बड़े राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो राजा महाराजा होते थे तो ये इनके जो महल वगैरह होते थे तो उन महल में क्या होता है कि जो हमारे हाथ से जो हस्तशिल्प बनाए जाते थे, डिजाइन वगैरह बनाए जाते थे या फिर जो चित्रकारी की जाती थी, ठीक है, तो उनके महल कहने की हस्तशिल्प जो निर्मित वस्तु होती थी उसका संरक्षण प्रदान करते थे, मतलब उनके महल उनको बचा के रखते थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में एंटर किया
तो धीरे धीरे क्या हुआ, राजा महाराजा को हराया गया, उन्हें मार दिया गया। और मारने के बाद क्या हुआ कि उनके जो महल वगैरह थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, ध्वस्त कर दिए गए या पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया गया। तो जिससे क्या देखा गया कि जो हमारी वहां पर हस्तशिल्प की चीजें थी वो कहने की वो भी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये दूसरा जो कारण हमारा किस चीज को दर्शाता है, हस्तशिल्प के पतन को। नेक्स्ट कारण है हस्तशिल्प द्वारा वस्तुओं का मशीनी द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। ये भी देखो उनकी साजिश थी। मतलब अब उन्होंने क्या किया कि हमारी जो वस्तु होती थी हाथ से, अगर आप सोच अगर कोई चीज हाथ से बनाई जा रही है तो उसकी क्वालिटी थोड़ा सा क्या होगी, लो होगी, प्लस में वो ज्यादा कॉस्टली होगी, ठीक है, और उसमें क्वालिटी मतलब ज्यादा कोई अच्छी नहीं रहेगी। तो लेकिन और कॉस्टली ज्यादा होगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या उसी वस्तु को जो हाथ से बनाई जाती थी उसी को मशीनी रूप उन्होंने दिया, मतलब उसको मशीनों के द्वारा क्या उन्होंने उत्पादन किया था। अब जिससे क्या हो कि मशीनों द्वारा जब निर्मित वस्तु हुई तो वो सस्ती आ गई, सस्ती पड़ने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कहने की मशीनों द्वारा जो निर्मित वस्तु होती थी वो भारत के मार्केट में लाके हस्तशिल्प की वस्तुओं को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, भारत के बाजार को समाप्त कर दिया। जिस कारण क्या था कि जो हस्तशिल्प जो उद्योग था हमारा वो पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो चुका था, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मांग का नया स्वरूप, ठीक है। ये देखो समझना काफी अच्छा पॉइंट है, मांग का नया स्वरूप मतलब चेंज इन डिमांड पैटर्न, ठीक है। मतलब भारत के लोगों को अचानक से सडनली क्या हुआ कि उनका जो डिमांड पैटर्न था वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब चेंज कैसे हुआ, देखो जो भारत के लोग थे, ठीक है, तो कहने की वो जो लोग थे पश्चिमीकरण मतलब जो ब्रिटिश सरकार की मतलब पश्चिमीकरण की जो संस्कृति थी मतलब पश्चिम की, वहां से प्रभावित होकर तो भारत के अपने ही लोगों ने क्या किया कि अपनी मतलब हस्तशिल्प निर्मित द्वारा वस्तु जो होती थी उसको कहने की रिजेक्ट करने लगे और जो ब्रिटिश द्वारा निर्मित वस्तु होती थी उसको कहने की उन्होंने प्राथमिकता देने शुरू हो गई। अब सोचिए कि जब कहने की ऐसा होता तो कहीं न कहीं ये देखा गया कि जो भारत में जो हस्तशिल्प जो उद्योग थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। क्यों? क्योंकि लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी जगह कहने की वो ज्यादा सुटेबल समझते जो मशीन से निर्मित वस्तु बनाई जाती थी ब्रिटेन के द्वारा, ठीक। और लास्ट पॉइंट आपका है कि रेलवे का आगमन, ठीक है। ये काफी अच्छा पॉइंट है। ऐसा लगता है कि कहने की हमें आप भी ऐसा सोचते होंगे कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो कहने की रेलवे हमारे लिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर देखें तो ब्रिटिश सरकार काफी चतुर थी, तो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो उनका मेन मोटिव क्या था कि वो रेल जो उन्होंने रेल की स्थापना की थी भारत में वो उन्होंने हमारे लिए की थी। उनका मेन मोटिव था कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिससे कि हम ब्रिटिश सरकार के प्रोडक्ट को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्या पहुंचाया जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, भारत में रेलवे की स्थापना कर दी, ठीक। अब रेलवे की स्थापना करने का जो उनका मेन पर्पस था कि वो अपने उत्पाद को भारत के हर एक कोने में क्या करना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रेलवे का आरंभ कर दिया, ठीक है। तो ये कहने की उन्होंने जो रेलवे का आरंभ किया था वो कहने की उन्होंने अपने मोटिव से किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्यापार क्षेत्र को लेकर। मतलब हमें ये पढ़ना है कि स्वतंत्रता के दौरान हमारा जो था ट्रेड सिस्टम कैसा था, फिर हमारा जो था व्यापार क्षेत्र किस प्रकार का था, जब हमारा ट्रेड सेक्टर किस तरह का था, ठीक है। तो अगर देखा जाए स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार मतलब हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो किस प्रकार का, ठीक है। उसमें भी देखो कुछ चीजें देखने को मिलती है। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा निर्मित वस्तुओं का आयात। मतलब भारत जो था हमारा विदेशी व्यापार की स्थिति, भारत जो था कि निर्मित कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक मतलब भारत में जितना भी कच्चा माल होता था भारत ब्रिटिश सरकार को क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर देखा मतलब 50% से भी लगभग ज्यादा गए कि वो क्या करता था, निर्यात करता था। प्लस कि और उनके द्वारा जो होती थी वहां से निर्मित वस्तुएं जो बनाई जाती थी उसका क्या था, एक ऐसा देश था जो निर्यातक वहां पर उसको मंगाता था, भारत आयात करता था, ठीक है। अब इससे ये हमें समझ में आता है कहीं न कहीं हम सस्ता सामान भेज देते लेकिन वहां से क्या करते, महंगा माल खरीदना हमने शुरू कर दिया था। दूसरा पॉइंट क्या है, विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी ठीक उन्होंने हमारे पूरे जो फॉरेन ट्रेड था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा था। कैप्चर इन द सेंस कि जो भारत का जो विदेशी व्यापार होता था लगभग 85% ठीक है हमारा ब्रिटेन के साथ होता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर राज कर रहा था प्लस ठीक है उनका हमारी इकोनॉमी में पूरी तरह से उन्होंने कैप्चर कर रखा था। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था, भारत को अलाउ नहीं किया था कि भारत किसी और देश के साथ व्यापार करे। कुछ एकाध देश के साथ जैसे कि श्रीलंका हो गया, चाइना, इनका होता था ज्यादा नहीं 10 से 12% के करीब इनके साथ हमारा व्यापार होता था। और ऑब्वियसली हमारा बाकी जो व्यापार था वो कहीं न कहीं ब्रिटेन के साथ होता था, जिस वजह से क्या था कि ब्रिटेन ने पूरे हमारे व्यापार को कैप्चर कर रखा था। और लास्ट पॉइंट हमारा
अधिक्य व्यापार शेष। ठीक है, समझना ध्यान से, क्या होता है अधिक्य व्यापार शेष। अधिक्य व्यापार शेष का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जब हमारा क्या हो, निर्यात क्या हो, आयात से ज्यादा हो। समझना ध्यान से, निर्यात मतलब आपका जो माल हम अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा भेजे और वहां से मंगाकर, ये हमारा क्या अधिक्य व्यापार। ये हमारे अगर देखा जाए कि वैसे ये किसी भी देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा क्या था कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मेन रीजन था यहाँ पर। अब देखो, अधिक्य व्यापार शेष का मतलब भारत कच्चे माल का क्या होता था, बड़ी मात्रा में निर्यात करता था। ठीक है, अब निर्यात करने से क्या होता था कि जो भी हमारे को पैसा मिलता था व्यापार से, निर्यात करने से, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो क्या करती थी, उन पैसे का यूज कभी भी भारत की इकोनॉमी के लिए नहीं करती थी। वो बेसिकली अपनी जो सेना वगैरह थी उनके लिए क्या करती थी, यूज करती थी, मतलब उनकी जो जरूरतमंदों या उनकी सैलरी वगैरह के लिए वो पैसा वहां पर खर्च होता था। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि ये पॉइंट भी हमें दर्शाता है कि भारत का अधिकतर से व्यापार था, लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं था। वो कहीं नहीं कि उसको पूरी तरह से ब्रिटिश हैंडल कंट्रोल करती थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि हमारा टॉपिक जो हो गया कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, व्यापार क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जनांकीय रूपरेखा, और फिर इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और पढ़ेंगे, और फिर लास्ट हमारा जो है चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है।